उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या किया जाए और क्या नहीं। हालात उसके बस से बाहर होते जा रहे थे। वो इंतहाई परेशान कुन हालत में बैठी हुई थी। आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना ही उन मुश्किल हालात से निकलने का कोई हल था। वो बेबसी की इंतहा पर था। घर में कई दिन से फाके चल रहे थे। उसको अपनी परवाह नहीं थी। उसे अपने नन्हे बच्चों की फिक्र थी जो उसकी गरीबी और मुफलिसी को नहीं समझते थे। उन्हें बस वक्त पर पेट भरने के लिए ग़िज़ा चाहिए होती थी। वो नहीं जानते थे कि उनकी माँ कितनी मजबूर और कितनी बेबस है। उसने एक नजर अपने सोए हुए बच्चों को देखा जो अब किसी भी वक्त उठने वाले थे और उठते साथ ही उन्हें नाश्ता चाहिए था। वो आहिस्ता से बच्चों के पास से उठकर किचन एरिया में आई ताकि उनके नाश्ते का कुछ बंदोबस्त कर सके। मगर बंदोबस्त कहाँ से होता। सारे डब्बे पड़े थे। जो कुछ था वो रात ही पका कर उनको खिला चुकी थी। वो कच्चे फर्श पर बैठी रोने लगी थी। क्या करती। वो किससे मांग कर लाती। काश के उसके पास कोई तालीम होती तो वो कुछ काम ही कर लेती। कम से कम आज यूं बेबस तो ना होती। उसको प्यार अपने शौहर पर गुस्सा आया था। शादी से पहले उसने कैसे कैसे वादे किए, उसे कैसे सब्ज बाग दिखाए थे और वो उसकी बातों के जाल में फंस गई थी। अपनी गलती का अंदाजा तो उसे शादी वाली रात ही हो गया था। मगर दर हकीकत आज उसे बेहद अफसोस हो रहा था। उसका शौहर रात का घर से निकला हुआ था और न जाने कहां धक्के खाता फिर रहा था। अभी वो सोच ही रही थी जब उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो दोनों बच्चे उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे से ही अंदाजा हो रहा था कि उनको भूख लगी है। रात को भी वो पेट भरकर नहीं खा सके थे। उसने दोनों बच्चों को साथ लगाते उनको प्यार किया और उनको कमरे में भेजा। खुद वो किचन में ही ठहर गई थी। इधर उधर नजरें दौड़ाई, शायद कि कोई चीज मिल जाए या कोई रास्ता नजर आ जाए। तभी उसके कानों में टीन डब्बे वाले की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से बाहर निकली और टीन डब्बे वाले को रोक लिया। उसके घर में पानी की खाली बोतलें पड़ी थी। उसने वो खाली बोतलें लाकर टीन डब्बे वाले को दी। उनके बामुश्किल 50 रुपए बने थे। मगर आज के दौर में 50 रुपए का कहाँ कुछ आता था। टीन डब्बे वाला उसको पैसे देने लगा था। मगर उसकी नजर पैसों पर थी ही नहीं। उसकी नजर तो बोरे पर पड़ी सूखी रोटियों पर थी। चलो जैसी भी थी रोटियां तो थी। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया, इस 50 रुपए के बदले इसको ये सूखी रोटियां काफी मिकदार में मिल जानी थी, जिससे कम से कम 1-2 दिन तो उसके बच्चों का पेट भरा ही जा सकता था कि तब तक उसका शौहर भी लौट आए और कोई बंदोबस्त कर लिया हो। तीन डब्बे वाले के बुलाने पर वो होश में आई थी और उससे कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस वो पैसों के बदले उसको सूखी रोटियां दे दे। तीन डब्बे वाले ने अजीब सी नजरों से उसे सत्ता पैर देखा था। आज तक उसे जितनी भी औरतें मिलती थी वो उसको पैसों के एवज रोटियां फरोख्त करती थी। यह आज पहले थी जो पैसों के एवज उससे रोटियां खरीद रही थी। उसने एक नजर उसके पीछे घर को देखा था जिससे बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। सारा मामला उसकी समझ में आ गया था। उसने पैसे वापस अपनी जेब में डाले और बोरे से चंद ताजा ताजा फफूंदी से साफ रोटियां निकाल कर उस औरत को दे दी। उसने रोटियों वाला शॉपर किसी मता जां की तरह सीने से भींच किया था और तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखती हुए घर के अंदर चलती थी। तीन डब्बे वाला अफसोस भरी नजरों से उसे जाता हुआ देखने लगा था। उसने चुपके से 50 रुपए भी शॉपर में डाल दिए थे। वो सीधा किचन में आई थी। आते साथ ही उसने थोड़ी सी रोटियों को साफ करके फौरन पानी में डुबोया था ताकि उनमें नरमी पैदा हो जाए और वो खाने के काबिल हो जाए। रोटियों में 50 रुपए का नोट देकर उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था और साथ ही उस तीन डब्बे वाले को भी दुआएं दी थी। उसने कमरे में जाकर बच्चों को बहलाया और दुकान से जाकर दूध का डब्बा ले आई। तब तक रोटियों में नरमी पैदा हो गई थी। उसने जल्दी से दूध पतीली में डालकर चूल्हे पर चढ़ाया, साथ में पानी भी डाला। जब दूध उबल गया तो गीली रोटियां पानी से निकाल कर दूध में डाल दी और चम्मच लेकर हिलाने लगी। थोड़ी ही देर बाद हलवे से मिलता जुलता आमेजा तैयार था और प्लेट में डालकर कमरे में ले गई और अल्लाह का नाम लेकर बच्चों को खिलाने लगी। बीच में उसके जहन में ख्याल आया था कि कहीं बासी रोटियां खाकर बच्चों को कुछ हो न जाए, मगर फिर भी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ते हुए उसने बच्चों को वो रोटियां खिला दी। वो वक्त से पहले बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में था। बच्चे पेट भरने के बाद खेल कूद में मसरूफ हो चुके थे, जबकि वो अगले वक्त के बारे में सोच रही थी और उसकी सोच के आयन मुताबिक रोटी दूसरे दिन को ही खत्म हो चुकी थी। अब शाम के लिए उसने कुछ नया बंदोबस्त करना था, मगर कहाँ से करती। शौहर भी अभी तक न आया था। रात गहरी से गहरी होती जा रही थी। बच्चे रो रो कर सो चुके थे। उसकी आंखों के सामने बच्चों का भूख से बिलखता वजूद आ रहा था। वो काफी देर कुछ सोचती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई थी। रात के तकरीबन 12 से ऊपर का वक्त था जब उसने अपना बुर्का उठाया।
झाड़ कर पहना और आहिस्ता से दरवाजा लॉक करते बाहर निकल गई। वो जो करने जा रही थी, अगर उसके बारे में उसके शौहर को भनक भी लग जाती तो वो उसे जान से मार देता। लेकिन वो भी मजबूर थी, जानती थी कि वो जो करने जा रही है वो बहुत गलत है। कोई औरत भी ऐसा नहीं करना चाहेगी, मगर उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अपने बच्चों के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ती तो वो दे देती। यहाँ तो बस इज्जत की बात थी। क्या फायदा था ऐसी इज्जत और ऐसी ऊंची नाक का कि इज्जत का प्रचार करते करते औलाद भूख से मर जाए। उसने सोच किया था कि चाहे उसको रात रात भर के लिए भी उस घर पर रुकना पड़े तो रुक जाएगी, मगर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम जरूर करेगी। वो अपने ही ख्यालों में गुम अपने शौहर की इज्जत को खाक में मिलाने जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसका ये कदम उस पर किस कदर भारी पड़ सकता है। वो अनजान थी कि उसका अंजाम क्या होना है, या फिर जानते बूझते हुए खुद की जिंदगी को जहन्नुम बनाने जा रही थी। वो जानती थी जिस दलदल में वो कदम रखने जा रही है उससे निकलना इंतहाई मुश्किल है, मगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहती थी। मेरा नाम फैसल है, मेरी उम्र 32 साल है और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। हर इंसान की जिंदगी में कुछ नशे व फराज आते रहते हैं। यही उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा होते हैं, मगर बाज औकात ये उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में ऐसे वाकयात छोड़ जाते हैं कि जो आपकी जिंदगी में कभी भी ना भूलते और ना ही कभी आप उन वाकयात को भूल सकते हैं। मेरी जिंदगी भी यूं ही गर्दिशे दौरा में थी और ये नशेबो फराज मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान बर्पा करके लाए कि जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। ये आज से 8 साल पहले का वाकया है जो अभी तक मेरे जहन में मैव है। ये कहानी खुद मेरी जाती जिंदगी की है। मेरे साथ हुए इस हादसे में मेरे माजी का बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त मैं 24 साल का था। मेरी पैदाइश एक खाते पीते घराने में हुई थी। अब्बा का भी बड़े लोगों में अच्छा खासा उठना बैठना था। 7 साल तक मैं खूब ऐशो इशरत और लाड प्यार में पला था। घर में सबकी तवज्जो का मरकज मैं ही होता था। सबके लाड प्यार और बेजा मोहब्बत का मैं इकलौता वारिस था। लेकिन मेरे 7 साल के होने पर हमारे घर में एक नए फर्द का इजाफा हुआ था, जिससे सबकी तवज्जो मुझसे हटकर उसकी तरफ हो गई थी। वो मेरा भाई था जो मेरी 7वीं सालगिरह के दिन ही उस दुनिया में आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सबने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था, और मैं हर साल की तरह इस साल भी सरप्राइज बर्थडे पाकर खुश भी था और हैरान भी। गार्डन के बीचों बीच खूबसूरती से सजाए गए मेज पर मेरे नाम का केक रखा हुआ था। मैं अपने अम्मा अब्बा के हमरा केक के पास पहुंचा और कैंडल बुझाकर केक कट करने लगा। लेकिन उससे पहले कि मैं केक काटता, आइन उसी वक्त अम्मा अपना पेट पकड़ती दूरी हो गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। सब फौरन मुझे छोड़कर अम्मा के पीछे लपके थे और मुझे मुलाजिमों के हवाले करते अम्मा को लिए फौरन अस्पताल के लिए निकल गए थे। मेरी केक पर 7 शक्ल की कैंडल्स जलते जलते पिघल गई थी और मैं हसरत से उसे देखता रह गया था। काश कि अम्मा बीमार ना होती तो मेरा दिल यूं ना जलता। मैंने मुलाजिमों से अम्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अम्मा अब्बा मेरा बहन या भाई लेने गए हुए हैं। मुझे सुनकर खुशी भी हुई थी और दुख भी। खुशी इस बात की थी कि मेरे साथ खेलने वाला कोई आएगा, और दुख इस बात का था कि अम्मा अब्बा मेरी सालगिरह छोड़कर उसको लेने चले गए थे। वो किसी और वक्त भी तो जा सकते थे ना। उस वक्त उन सब का इग्नोर करना मेरे दिल में रह गया था। शायद मुझे जिंदगी में पहली बार नजरअंदाज किया गया था, इसलिए मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर, उनका इंतजार करते करते मैं न जाने कब सो गया। सुबह जागा तो घर में बेइंतहा शोर मचा हुआ था और मुलाजिमों की इधर उधर खूब दौड़े लगी हुई थी। शायद अम्मा अब्बा वापस आ गए थे, लेकिन अगर वो वापस आ गए थे तो वो मुझे अभी तक अपने कमरे में क्यों नहीं लेकर गए थे। यही सोचते मैं अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ चल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे समझ आ गई कि अम्मा अब्बा मुझे कमरे में लेकर क्यों नहीं गए। सामने ही बेड पर मेरी जगह पर कंबल में लिपटा वजूद बड़ा जमान था। सब उसके गिर्द इकट्ठे हुए थे। कोई उसको प्यार कर रहा था तो कोई उसके सदके बारी जा रहा था। किसी को भी फिक्र नहीं हो रही थी और ना ही किसी के जहन में मेरा ख्याल था। किसी को मेरी कमी महसूस होती तो ख्याल आता ना। उस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज तो वो छोटा बच्चा था जो मेरा भाई था। कहा मैंने सोचा था कि उसको उठाऊंगा, प्यार करूंगा, उसके साथ खेलूंगा, मगर अब तो मेरा उसको देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। कैसा चालाक था। उससे आए महज एक रात हुई थी और एक रात में वो मेरी जगह ले गया था। सब मुझे भूलकर अब उस मेरे भाई के पीछे लग गए थे। मुझे ये बात इंतहाई बुरी लगी थी। तभी मैं कमरे में जाने के बजाय वहां से वापस आकर दोबारा से पहली वाली जगह आकर लेटा। न जाने क्यों मुझे रोना आ रहा था। अपने माँ बाप और बाकी घर वालों की तवज्जो उसकी बजाय उसकी तरफ देखकर मेरे दिल को ठेस पहुंची थी। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं था। हर रोज दिन रात में कई मर्तबा मेरा नन्हा सा दिल जख्मी होता था।
मेरे पास मेरा कुछ भी न रहा था। हर एक चीज का बंटवारा कर दिया गया था। माँ का प्यार आधा था, बाप की शफकत आधी थी। बाकी सब घर वालों का जो मेरे साथ लाड था वो भी मुकम्मल मेरा न रहा था, क्योंकि अब मैं इकलौता न रहा था। अब मेरे साथ बराबर का हिस्सेदार आ गया था, जिसने मेरे पास कुछ भी मुकम्मल ना रहने दिया था। और हद तो तब हुई जब एक साल ठीक मेरी 8वीं सालगिरह के दिन किसी को भी मेरी सालगिरह याद न रही। सब मेरे छोटे भाई को विश कर रहे थे, और उस दिन घर में जो तकरीब रखी गई वो मेरी सालगिरह की हरगिज नहीं थी। उस दिन केक पर 8 लिखा होना चाहिए था, मगर यहाँ तो दोबारा से 1 शुरू कर दिया गया था। उस दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी अब कोई अहमियत नहीं रही थी। मेरी अहमियत गिर गई थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस अपनी जगह लेकर रहूंगा। मेरा इरादा था कि मैं खूब बड़ा आदमी बनूंगा, और फिर मेरी खूब वाह वाह होगी। मैंने घर वालों की तवज्जो समेटने के लिए उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए थे। कभी खुद को चोट लगवा लेता तो कभी जानबूझकर गिर जाता। कभी मैंने खुद को छुरी की मदद से जख्मी किया होता, तो कभी स्कूल में किसी से लड़ाई करके आ जाता, जिससे मैं जख्मी हो जाता। इस तरह चाहे कुछ ही देर के लिए सही, सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाती थी, जिससे मुझे काफी सुकून मिलता था। मैं हर वो काम करता जिससे सबका प्यार और मोहब्बत मेरी तरफ हो जाया करता था। मुझे अपने छोटे भाई से एक अनदेखी सी जलन महसूस होती थी। मैं सबके सामने उसके साथ भी ज्यादा वक्त गुजारता था, ताकि सब यही समझे कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। मगर ये बात सिर्फ मैं ही जानता था कि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बा न था, न मोहब्बत का और ना ही नफरत का। बस मैं उसकी अचानक पैदाइश को कबूल न कर पा रहा था। खैर, वक्त गुजरता रहा और हम बड़े हो गए। वक्त के साथ साथ मुझ में समझ आनी चाहिए थी, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि जो जो वक्त गुजरता गया मैं अपने माँ बाप की तरफ से मजीद इनसिक्योर होता चला गया। मैं इंतहाई मगरूर, जिद्दी और अक्कड़ वाला हो गया था। छोटी सी छोटी बात मेरे लिए अना का मसला बन जाती थी।